एवरीवन। आज जो है बिजनेस लॉ का हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो लोगों के बीच में जो है क्या क्या मेन फीचर्स होना, क्या करेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, और अगर इनमें से एक भी फीचर ना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। मीन्स हम उस एग्रीमेंट को, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल जो है नहीं ले पाएगा। तो फर्स्ट फीचर आ गया आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कि जनरली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी होता है। एक सिंगल पार्टी जो है आपस में अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और जब दो पार्टीज होंगी उसमें से एक पार्टी जो है प्रपोजल रखेगी, जिसको कि हम ऑफर बोलते हैं, और दूसरी पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट करती है। उसको जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है दूसरी पार्टी तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी ऑफर की, तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं माना जाएगा। तो जिसको जो है जैसे एग्जांपल दिया है कि मोहन मेक्स अ प्रपोजल टू सेल हिज कार टू सोहन फॉर ₹50,000। कि मोहन ने प्रपोजल रखा अपनी कार बेचने के लिए 50,000 रुपए में, और सोहन के सामने प्रपोजल रखा है। जब सोहन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल के जो है प्रॉमिस बन जाएंगी, जिसमें एक को कार मिल जाएगी और दूसरे को जो है 50,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये आपका एक एसेंशियल जरूरी जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जरूरी फीचर जो है माना जाता है। सेकेंड फीचर आ गया आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कि जब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसमें दोनों पार्टीज के बीच में जो है लीगल रिलेशनशिप बनाने की इच्छा जो है होनी चाहिए। अगर हम बोले कि एक सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो वो आपका जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जिसमें हमने जो है वाल्फर वर्सेस वाल्फर का केस पहले डिस्कस किया था, उसमें डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। उनमें हस्बैंड वाइफ में जो है किसी तरह की कोई लीगल जो है रिलेशनशिप नहीं बनाई गई थी कि पेमेंट करनी है उसको, उसके अपनी वाइफ को। इस कारण से उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बोलेंगे। दोनों पार्टीज के बीच में जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की हैं, लीगल रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। किसी तरह का सोशल रिलेशनशिप बनता है तो वो आपके लिए जो है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं माना जाएगा। सोशल रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जो कि हमारा जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका कंसेंसस एट आइटम। कंसेंसस एट आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। कि माइंड जो है दोनों पार्टीज के एक ही जगह पे जो है मीट करते होने चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए सिमिलर चीज को लेके। मेरे पास दो घर हैं, मैं एक घर बेच रही हूं, जबकि सामने वाली पार्टी के माइंड में है कि मैं बी घर बेच रही हूं, तो वो जो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट फीचर आ गया आपका कॉम्पिटेंसी और कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दी पार्टीज। कि जो दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी उनमें होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला गया है कि एक तो मेजॉरिटी होनी चाहिए एज की, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा जो है लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। एज की मेजॉरिटी होने का मतलब कि वो जो है हमारा 18 साल से ऊपर की उम्र का जो है माना जाना चाहिए। और अगर कोई गार्डियन के अंडर है जिसकी प्रॉपर्टी, उसके लिए मेजॉरिटी की एज जो है 21 इयर्स की जो है मानी जाती है। अगर इसके अलावा अगर माइनर है, 18 साल से कम है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी उस पार्टी में नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट फीचर आ गया फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनमें आपस में फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट पहले भी बता दिया कि सेम चीज को लेके होना चाहिए, और किसी प्रेशर में आके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, डरा के, धमका के, या जैसे किडनैपिंग की डर दे के जो है इस तरह से कोई दबाव में आके जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड जो है कहेंगे। जैसे जो है एग्जाम्पल यहां दिया गया है,
A makes a proposal to B to sell his Fiat car for 80,000. B accept the proposal. A ने प्रपोजल रखा फिएट कार को 80,000 में बेचने का और B ने जो है एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन B के माइंड में था कि वो अपनी मारुति कार जो है बेच रहा है। इसमें दोनों के माइंड, A और B के माइंड जो है सिमिलर चीज पे आके जो है नहीं हो रहे हैं, सिमिलर मैच नहीं हो रहा है दोनों में, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट फीचर आ गया हमारा लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक तो वो लॉफुल, बदले में उसमें जो आपको कंसिडरेशन मिलेगा वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, उसका उद्देश्य जो है लीगल होना चाहिए। अगर किसी इमोरल चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि किसी के मर्डर के लिए, किसी की किडनैपिंग के लिए, स्मगलिंग के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में जो चीज आपको मिल रही है। तो लॉफुल कंसिडरेशन जो है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि अजय ऑफर्स टू सेल हिज बुक टू विजय फॉर ₹20,000 और विजय एक्सेप्टेड द ऑफर। अजय ने अपनी बुक बेचने के लिए ऑफर रखा, तो विजय को कंसिडरेशन के तौर पे क्या मिल रहा है, बुक मिल रही है और अजय को जो है ₹20 मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए जो है कंसिडरेशन मिल रहा है। नेक्स्ट जो आपका फीचर आ गया, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा जिसको स्पेशली जो है वॉइड डिक्लेयर किया गया हो। स्पेसिफिकली किसी को शादी के लिए जो है मना किया जा रहा है, अपनी मर्जी से शादी के लिए मना किया जा रहा है, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इंटरफेरेंस है। अनटिल माइनर की शादी हो रही हो, 18 साल से कम की अगर शादी में आप इंटरफेरेंस करते हो तो वो वैलिड होगी, लेकिन अगर उससे ऊपर की एज के लिए ऐसे कोई काम किया जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट फीचर आ गया राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट। वैसे तो अगर लॉ की नजर में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, दोनों को जो है सिमिलर जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन पार्टीज की तरफ से अगर देखा जाए तो राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि कल को आप अगर डिस्प्यूट हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके तो आप उसको जो है कोर्ट में एज अ प्रूफ जो है पेश कर सकते हैं। और लास्ट आ गया आपका कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वैलिड तभी होगा जब वो प्रैक्टिकल होगा, मींस रीजनेबल होगा, पॉसिबल होगा। अगर किसी इम्पॉसिबल चीज के लिए जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो वैलिड जो है नहीं माना जाएगा। जैसे किसी की डेड बॉडी में जादू से जो है न्यू लाइफ हम डालेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, या मैजिक से हम कोई जो है छुपा हुआ ट्रेजर जो है ढूंढ लेंगे, ये इम्पॉसिबल चीजें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये इस तरह के एग्रीमेंट भी आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो ये थे आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। इसमें से अगर कोई भी जो है पॉइंट अगर मिसिंग रहेगा एग्रीमेंट में तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब सभी का होना जरूरी है एक एग्रीमेंट के लिए और उसको जो है फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करने जा रहे हैं वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो है क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम बेसिस में करते हैं सेक्शन कौन सा है। तो एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में, और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में। नेक्स्ट डिफरेंस आ गया डेफिनेशन का। तो एग्रीमेंट में जो है हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं कि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस हो किसी प्रपोजल की, कोई प्रपोजल किया गया हो यानी कि प्रॉमिस बनता हो जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस हो, तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे, जिसके बदले में कंसिडरेशन कुछ ना कुछ जो कंसिडरेशन वो मिलना चाहिए। जबकि एक एग्रीमेंट जो है जब लीगली वैलिड हो जाता है तो वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में शामिल कर लिया जाता है। मींस एक लॉफुल एग्रीमेंट को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आ गया आपका वो आ गया आपका स्कोप।
तो एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, जबकि इसका स्कोप जो है आपका लिमिटेड है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये बॉक्स जो है एग्रीमेंट है तो उसका कुछ हिस्सा ही जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाएगा। सारा का सारा एग्रीमेंट है, उसमें से कुछ जो एग्रीमेंट्स होंगे वो हमारे जो है कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। एग्रीमेंट में तो आपके सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका नेचर, कि एग्रीमेंट में जो है लीगल प्लस एक्स्ट्रा लीगल अफेयर जो है वो दोनों शामिल किए जाते हैं। मींस लीगल तो होंगे ही जो कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में होंगे, जबकि उसके अलावा सोशल जो रिलेशनशिप हैं, अफेयर्स हैं, वो भी जो है इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। जबकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जो है लीगल अफेयर्स ही शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस का आ गया आपका बेस। जो आपका जो एग्रीमेंट है इसका बेस जो है आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, तो वो आपका एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। जबकि कॉन्ट्रैक्ट का बेस एक एग्रीमेंट जो है होता है। मींस जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, बेस नहीं होगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट डिफरेंस आ गया आपका लीगैलिटी। एग्रीमेंट के केस में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, नो लीगल ऑब्लिगेशन। एक सोशल एग्रीमेंट है कि डिनर के लिए इनवाइट किया गया है और दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, तो उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन जो है एक दूसरे नहीं आ पाता है वो डिनर के लिए, तो वो लीगली जो है ऑब्लिगेशन उस पर नहीं होगी। जबकि इस केस में, एग्रीमेंट के केस में, लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट है। इसके बिना जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, जब तक लीगल ऑब्लिगेशन जो है एक दूसरे के प्रति क्रिएट नहीं होगी। और लास्ट जो आ गया आपका वो आ गया इफेक्ट। एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे वही एग्जांपल रिपीट करती हूं कि डिनर के लिए इनवाइट किया गया, पर दूसरे ने ऑफर तो एक्सेप्ट किया डिनर का, पर वो टाइमली वहां पे नहीं जा पाया, तो उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो जरूरी होती है। कि लॉ के द्वारा जब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को जो है फिर से क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।